नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने दैनिक जीवन में रसायन पाठ के अंतर्गत पीएच स्केल और उसका दैनिक जीवन में महत्व के बारे में कुछ सीखा था। और दैनिक जीवन में महत्व पढ़ाते वक्त कुछ वर्तनी की त्रुटियां रह गई थीं। उन त्रुटियों को मैं आज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में भी उनको सुधार कर लें। पहली जो त्रुटि थी वो जीव जंतु व पौधों में स्वरक्षा इस टॉपिक के अंतर्गत थी। और वो त्रुटि थी कि जो मधुमक्खी है के डंक मारने पर या नेटल पौधे की पत्तियों का जब रोम चुभ जाता है तो हमारे शरीर में या किसी जीव के शरीर में फॉर्मिक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल जो मैंने लिखा था उसमें त्रुटि हो गई थी। रा की मात्रा जो ऊपर ये लगी हुई है, ये रा की मात्रा मैं लगाना भूल गया था। तो इस फॉर्मिक अम्ल को आप सही कर लें। ये सही लिखा हुआ है, अब इसको नोट कर लें। इसी तरह से दंत क्षय के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो हमारा एनिमल है वो जब हमारे मुख का पीएच 5.5 से कम चला जाता है तो वो क्षीण होने लगता है। तो वहाँ पर मैंने जब क्षीण लिखा था तो इस प्रकार लिख गया था, और इसके ऊपर मैं रा की मात्रा नहीं लगाई थी। ये रा की मात्रा लगा लें। क्षीण, क्षीण यानी कमज़ोर पड़ना, इसका अर्थ होता है कमज़ोर पड़ना। तो इसको आप सुधार कर लें। इसी तरह से पाचन तंत्र में इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बता रहा था कि जब हमारे उदर में यानी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मसालेदार भोजन करने से कभी कभार ज़्यादा बन जाता है तो हमारे पेट में जलन और दर्द की शिकायत होती है। इस जलन और दर्द की शिकायत को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है। तो वहाँ पर मैं जलन व यहाँ पर बीच में लिखना भूल गया, दर्द ये लिखना भूल गया था की शिकायत। ये आप इसको जलन व दर्द की शिकायत, इसको आप सुधार कर लें। और एक पीएच ने बताया था, पीएच होता है log 1/H आयन की सांद्रता। और चूंकि इसको हम माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि बटे में राशि जो होती है उसको ऊपर लानी हो तो माइनस में, तो ये हो गई H आयन की माइनस log H आयन की सांद्रता। फिर इसके आगे मैंने एक और चीज़ लिखी थी, माइनस log हाइड्रोनियम आयन, और वहाँ मैं कुछ इस प्रकार लिख गया था। तो ये 2 ना होकर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, H3O प्लस। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है और जल के साथ क्रिया करके ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। आयन यानी उसके ऊपर चार्ज होता है, उदासीन नहीं होता, उस पर चार्ज होता है। तो ये कुछ अपलोड होने के बाद मुझे वर्तनी संबंधी ये त्रुटियां नज़र आई हैं। इनको आप अपने जहाँ जहाँ ये त्रुटियां हैं मैंने उन टॉपिक्स को बता दिया है, वहाँ पर इनको सुधार कर लीजिए। एक त्रुटि और रह गई थी पाचन तंत्र में ही, वो थी अम्लीयता। अम्लीयता, अम्लिता लिख दिया था मैंने, अम्लीयता। इसको आप नोट कर लें। जहाँ हम विज्ञान का 5वां पाठ दैनिक जीवन में रसायन का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है।
आज हम इसका अंतिम भाग अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक के बारे में अध्ययन करेंगे। अपमार्जक को अंग्रेजी के अंदर डिटर्जेंट बोलते हैं। और ये जो डिटर्जेंट है ये लैटिन भाषा के शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, यानी रगड़कर उसको साफ बनाना, स्वच्छ करना। तो साबुन या अपमार्जक सफाई में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले हम साबुन के बारे में पढ़ेंगे। साबुन एक पुराना अपमार्जक है। अपमार्जक, जैसा मैंने पहले बताया, वे पदार्थ जो दूसरे वस्तुओं को, चाहे वो कपड़ा हो, कागज़ हो या हमारा शरीर हो, उनको रगड़कर साफ करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे सभी पदार्थ अपमार्जक कहलाते हैं। अब हम साबुन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। साबुन एक उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यह एक दीर्घ कार्बन श्रृंखला, जिसके अंदर 12 से 18 कार्बन वाली अब मैं कुछ उच्च वसा वाले अम्लों के उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे स्टेरिक C17H35 COOH, पामिटिक अम्ल C15H31 COOH, इसी तरह से ओलिक C17H33 COOH, ये सभी उच्च वसा अम्ल हैं। और साबुन इन्हीं अम्लों की जब NaOH या KOH से क्रिया कराएंगे तो साबुन बनेगा। इनके आगे ये उच्च वसा वाले अम्ल होते हैं, ये सब अम्ल हैं, स्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल। और जब इनके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इन अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण बनेंगे, वो लवण साबुन कहलाएंगे। जब उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है
तो हमें साबुन मिलता है। हम उच्च वसीय अम्ल ले लेते हैं CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR, और जब इसकी क्रिया हम NaOH से कराएंगे और वो भी 3 NaOH लेंगे, तो यहाँ से ये टूट जाएगा। ये भाग समान है और इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो हमारे को मिलेगा RCOONA। कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। एक इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ, तो 3। ये हमारा, ये जो मैंने लिखा था, ये उच्च वसा अम्ल था। आप जानते हैं ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारे को साबुन प्राप्त हुआ है, और इसके साथ CH2OH, 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो 3 ये हाइड्रोक्साइड हैं, ये इनके साथ जुड़ जाएंगे। ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। ये एक सामान्य है। यहाँ पर अब आपको पता नहीं पड़ रहा होगा R। अभी मैंने बताया था कार्बन की एक श्रृंखला है, कार्बन की इस तरह की हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला है, और इस श्रृंखला में जैसे ये मैंने एक श्रृंखला बताई है, इसी तरह से किन जो साबुन बनाने में काम आएगी वो 12 से 17 वाली काम आएगी। तो इस तरह की एक चेन हमारे को मिलेगी। वो ये जो समूह है, ये समूह एल्किल समूह, एल्किल समूह मतलब ये R से प्रदर्शित करते हैं। ये जो श्रृंखला आएगी इसको हम R से प्रदर्शित करेंगे। और छोटे रूप में लिखना चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया था C17H35 ये आएगा। बताया था स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल क्या था? C17H35COOH। और जब इससे साबुन बनेगा तो साबुन बनेगा C17H35COONA। इसको बोलेंगे सोडियम स्टेरिएट, सोडियम स्टेरिएट। इसी तरह से पामिटिक अम्ल, पामिटिक अम्ल बताया था C15H31COH। और जब इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ इसको गर्म करेंगे, यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म कर रहे हैं, तो हमारे को मिल रहा है C15H31COONA, और ये कहलाएगा सोडियम पामिएट, पामिएट। जल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 श्रेणियों में। एक तो मृदु जल, ऐसा जल जिसमें साबुन घोलने पर झाग देता है, और एक जल होता है जिसको हम कठोर जल कहते हैं। इसमें जब साबुन को घोलेंगे तो वो झाग नहीं देगा। इसमें साबुन झाग दे रहा है, घुल रहा है, तो इसमें साबुन सफाई की क्रिया कर सकता है। ये वह जल है
और तो इसमें साबुन की सफाई अच्छी तरह से करेगा। और इसके अंदर साबुन अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाएगा। और क्लोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट्स घुले होते हैं, और जब साबुन को इसमें घोला जाता है तो क्या क्रिया होती है, आइए समझते हैं अपन। मैंने बताया था कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट घुले होते हैं, और जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट से जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है Ca+2 और मैग्नीशियम +2, ये साबुन के जो सोडियम है इसको हटा देते हैं और उसका स्थान ले लेते हैं। तो अब क्या बन जाएगा कि उच्च वसा अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाएंगे। सोडियम लवण और पोटेशियम लवण के स्थान पे कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाएंगे, जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, ये अवक्षेपित हो जाते हैं, जल से अलग हो जाते हैं, और जल से अलग होने के कारण ये क्या है, सफाई कार्य साबुन नहीं कर पाता है। अब हम आ जाते हैं अपमार्जक। पहली बात यह है, अपमार्जक मृदु और कठोर जल दोनों में कार्य करते हैं। दूसरी बात यह है, अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3Na, R ये एल्किल समूह है और ये सल्फेट है, सल्फेट SO4, और ये देखो SO4 बन रहा है सल्फेट, या
सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5SO3Na। तो ये जो समूह है ये है एल्किल समूह, ये समूह बेंजीन, और ये सल्फोनेट है, ये सल्फेट है। आप इनको ध्यान रखें, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फोनेट। होते हैं के लवण होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ के लवण होते हैं। तीसरी बात, अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छी तरह से सफाई का कार्य करते हैं। कठोर जल में जैसा आप जानते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम की अशुद्धियाँ होती हैं, इसके कारण कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन होते हैं, जो आयन इन अपमार्जक के सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं। तो जब इसको हटा देंगे और यहाँ कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाएगा, तो फिर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या सल्फोनेट में बदल जाएंगे, और ये सल्फेट और सल्फोनेट जल में घुलनशील हैं, और जल में घुलनशील होने के कारण ये सफाई का कार्य आसानी से कर सकते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये टूटेंगे तो आयंस दे देंगे। और ये आयन, इसमें जो ये सोडियम दिखाई दे रहा है, इसको हटाकर यहाँ पर आकर ये इनका स्थान ले लेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम का या तो सल्फेट बन जाएगा या सल्फोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम का सल्फेट बन जाएगा या सल्फोनेट बन जाएगा। ये सल्फेट और सल्फोनेट कठोर जल के जल में घुलनशील होते हैं, और जब घुलनशील होंगे तो इस कारण ये अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छी तरह से सफाई का कार्य कर सकता है, जो साबुन नहीं कर पाता है। चौथा पॉइंट, यह अपमार्जक जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करते हैं। यह लंबे समय तक जल में पड़े रहते हैं और अपघटित यानी टूटते नहीं हैं, तो इससे जल प्रदूषण होता है। तो इसको दूर करने के लिए, क्योंकि इसका बैक्टीरिया द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है और काफ़ी लंबे समय तक ये जल में पड़े रहते हैं, तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर हम जो कार्बन की श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की, एल्किल समूह की जो हम ले रहे हैं, उसमें जो श्रृंखला ले रहे हैं, अगर वो कम शाखित होगी, तो ये इस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन कम शाखित वाला होगा, वो आसानी से अपघटित हो जाता है। तो पहली बात, अपमार्जक जल प्रदूषण की समस्या
क्योंकि यह लंबे समय तक अपघटित नहीं होता है। इस समस्या से, इस जल प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए कि ये लंबे समय तक अपमार्जक अपघटित नहीं हो पाता है, तो इसके लिए पाया गया है कि अपमार्जक में लंबी और कम शाखित, जिनमें शाखाएं नहीं फूटी हों, जैसे ये अपने हाइड्रोकार्बन है। अब इसके अंदर अगर ये देखो शाखाएं फूट गई हैं इस तरफ, इस तरह से ये शाखाएं फूट गई हैं, तो ये शाखाएं अगर कम होंगी ऐसे एल्किल हाइड्रोकार्बन समूह में और उसके भी बेंजीन सल्फोनेट का प्रयोग करेंगे, तो जल के जो बैक्टीरिया हैं वो इस अपमार्जक को आसानी से अपघटित कर देंगे और अपघटित करने से जो जल प्रदूषण की समस्या है, जो अपमार्जक लंबे समय तक जल में पड़ा रहता है, वो समस्या दूर हो जाएगी। बाद हम मिसेल निर्माण और साबुत द्वारा शोधन क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। शोधन क्रिया यानी सफाई की क्रिया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी साबुन होता है वो उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण होता है, और जब इसको जल में डालते हैं तो ये टूट जाता है। ये भाग की हम के सफाई की क्रिया ये वाला भाग करता है। ये एल्किल समूह, या हम इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन आप पढ़ेंगे, कार्बन के अंतर्गत वे कार्बन के यौगिक जो हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। तो मैंने बताया था आपको, इस तरह की लंबी श्रृंखला के ये कार्बन के 12 और 17 ऐसे लंबी श्रृंखला के ये एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। और इसी चीज़ को हम, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बनाए हैं, ये 10 और यहाँ ये 11 और ये 12, इस तरह से ये ऐसी लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है। इसी श्रृंखला को हम, ये तो एक बॉन्ड नोटेशन द्वारा इस तरह से भी इसको बताया जा सकता है। बारह, इसमें 12 बंद आ रहे हैं। 12 बंद को हम इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि छोटे में, और यहाँ पर ये जुड़ा रहता है COO माइनस। तो इसके 2 भाग हो गए। ये तो हो गया इसका सिर, ये भाग इसका हो गया सिर,
और ये जो पीछे इतनी लंबी आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी हो गई पूंछ, सिर और पूंछ। जब साबुन को पानी में घोला जाएगा तो वो आयनित हो जाएगा, और आयनित होकर जो इसका ऋणात्मक भाग है वो, उसमें एक भाग तो होगा कार्बनिक भाग, ये कार्बनिक भाग है, कार्बन का बना हुआ है, और ये भाग है आयनिक भाग। जितने भी आयनिक भाग होते हैं वो पानी में पानी स्नेही यानी जल स्नेही होते हैं। तो ये भाग हमारा जो है, जिसको मैंने लाल रंग से बताया है, ये है जल स्नेही, यानी जल को पसंद करता है। और ये नीले रंग का जो ये पीछे वाली जो पूंछ बताई है, ये होती है जल विरोधी। दो तरह के भाग हो गए इसके अंदर, एक तो जल स्नेही और एक जल विरोधी। ये जो भाग है ये जल की तरफ जाना चाहेगा, यानी जल में घुल जाएगा, और ये वाला भाग जो है ये जल में नहीं घुलेगा, यानी ये जल से दूर भागेगा। ये कार्बनिक भाग है, ये किसमें घूमे? कार्बनिक यौगिक में। जैसे कार्बनिक यौगिक होते हैं चिकनाई, चिकनाई कार्बनिक यौगिक है, तो ये कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिक जैसे तेल को, चिकनाई को पसंद करेगा, जल का विरोध करेगा, तेल और चिकनाई को पसंद करेगा। तो ये तेल स्नेही है, तेल स्नेही, लेकिन ये तेल का विरोध करेगा। अब आप आगे देखते हैं अपन इसको। मैंने बताया था ये तो है हमारा जल विरोधी भाग जो चिकनाई पसंद करता है, और ये वाला भाग ये है जल स्नेही जो जल को पसंद करता है। अब हम इस शोधन क्रिया को देखते हैं। ये हमारे काले रंग से किसी कपड़े पर चिकनाई लगी हुई है। चिकनाई का अर्थ है मिट्टी, तेल, शरीर का भी तेल है। इस तरह से जो पसीना आ रहा है वो भी सूख रहा है, तो ये चिकनाई लगी हुई है। इस चिकनाई को जब हम साबुन के पानी में डालेंगे तो साबुन के पानी इस तरह से आयनित होगा, और उसका कि जो ये पूंछ है, ये सारी पूंछें इस तरह से चिपक जाएंगी, और ऋणात्मक भाग ऊपर की तरफ हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये चारों तरफ से चिकनाई को ये घेर लेंगे। और ये एक मिसेल का निर्माण हो गया। चारों तरफ से जब चिकनाई घिर जाएगी, अब आप देख रहे होंगे चिकनाई की तरफ, चिकनाई को पूंछ चिकनाई की तरफ हो गई, और जो ध्रुवीय भाग है वो ध्रुवीय भाग जल की तरफ हो जाएगा। वो ध्रुवीय भाग
जल की तरफ हो जाएगा। चूंकि ये दोनों माइनस माइनस हैं, इनमें प्रतिकर्षण होगा, ये क्या है, दूरी बनाना चाहेंगे, तो इस प्रतिकर्षण में और पानी भी इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये वास्तव में टू अलग है, ये भाग पानी को पसंद कर रहा है, ये चिकनाई को कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके उसमें ये चिकनाई थोड़ी ढीली पड़ जाएगी, और ढीली पड़ जाएगी तो हम जब कपड़े को पानी में खंगालेंगे तो ये चिकनाई जो है इस मिसेल के साथ पानी में आ जाएगी और कपड़े को छोड़ देगी और हमारा कपड़े साफ़ हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये मैंने आपको समझा दी है, इसको आप किताब से नोट कर लें। हमारा पाठ दैनिक जीवन में रसायन यहीं पर पूरा होता है। किसी प्रकार की समस्या हो तो जूम मीटिंग आप ज़रूर अटेंड करें। जूम क्लास में कोई भी समस्या है उसके बारे में हम आपसे पूरी चर्चा करेंगे।